Hello friends, myself Dr. Girish Gupta, endoscopic spine surgeon and presently working in रमन हॉस्पिटल महल योजना जगतपुरा जयपुर। दोस्तों, इससे पहले के बहुत सारे वीडियोस में हम डिस्क के बारे में बात करते आए हैं, स्लिप डिस्क के बारे में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ बेसिकली कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि L5S1 डिस्क के बारे में हम बात करें। तो L5S1 डिस्क के बारे में यदि हम बात करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इस मॉडल पे समझाना चाहूँगा कि ये L5S1 डिस्क बाकी के डिस्क से थोड़ा अलग है। बिकॉज कि L5S1 डिस्क पे जो होता है हमारा यहाँ पे कर्व एकदम से लेता है और ये पेल्विक बोन यहाँ पे बीच में आती है। तो ये डिस्क जनरली ऑब्लिक होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्क है ये इस बोन के अंदर है, बीच में है। तो इसको जब हम पेशेंट्स के जितने भी L5S1 डिस्क से रिलेटेड लक्षण होते हैं, लक्षण तो आमतौर पर जो बाकी के स्लिप डिस्क के लक्षण होते हैं वैसे ही होता है कि पेशेंट को कमर में दर्द आता है, पेशेंट को पैरों में खिंचाव आता है, झुंझुन होता है, सूनापन आता है, भारीपन आता है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक छोटे से लेमन एग्जांपल के साथ दिया कि बेसिकली हमारे दिमाग से जो पानी बनता है वो चलता रहता है। तो जैसे किसान की नली पर यदि दबाव आएगा तो उससे संबंधित पौधे खराब होंगे। तो हमारे जितने भी सिस्टम के अंदर ये L5 लंबर रीजन के जो नसें आती हैं वो मिलकर एक नस बड़ा नस बनाती है, वो नीचे आगे की तरफ जाती हैं। तो इससे संबंधित यदि सपोज करो L5S1 स्लिप डिस्क यदि किसी पेशेंट को है और वो यदि S1 रूट को दबा रहा है तो यानी कि S1 से संबंधित चीज़ें खराब होंगी, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है S1 का कंट्रोल आपके ब्लैडर पर होता है, यानी कि आपके यूरिनेशन पर होता है, आपके मोशन वाले पार्ट पे सेंसेशन का होता है और आपके नीचे तलवों पर। यानी कि यदि किसी पेशेंट को L5S1 डिस्क है तो उसके तलवे के आधे हिस्से में कहीं ना कहीं उसको सूनापन, भारीपन या ऐसा लग सकता है कि पंजे के तलवे में कुछ चिपका हुआ है और उसका यूरिन से कंट्रोल जा सकता है। खांसने छींकने से यूरिन निकल सकता है बार बार, या यूरिन का कंट्रोल एकदम से ख़त्म हो सकता है, यानी कि यूरिन अपने आप ही निकल जाए, उसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं, या फिर यूरिन रुक जाए एकदम से, यानी कि उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे मरीज खुद पता लगा सकता है कि उसको L5S1 डिस्क हो सकता है। अब बात आती है कि इसका लक्षण आपको पता लग गया, उसके बाद में यदि हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के पार्ट पे सेम आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस विद MRI एंड योर क्लिनिकल कोरिलेशन। मैं बार बार बोलता हूँ कि MRI पिक्चर में क्या दिख रहा है वो आपकी क्लिनिकल पिक्चर के साथ में कोरिलेट करना चाहिए, यानी कि उसके लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। और ये कन्फर्म हो जाता है तो फिर उसके लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है जिसके साथ में आपकी कुछ मेडिसिन होती हैं एंड देन कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर यदि उससे ठीक नहीं होता है पेशेंट्स तो हम कई बार ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, पेरिफेरल ब्लॉक लगाते हैं या फिर सेंट्रल ब्लॉक लगाते हैं, यानी कि ट्रांसफेरनल ब्लॉक हो सकता है, एपिड्यूरल ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक्स के बारे में जानकारी मेरे एक वीडियो में थोड़ी बहुत है और एक मैं किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ब्लॉक के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूँ। और थर्ड और फाइनल ट्रीटमेंट आपका होता है कि आपकी सर्जरी। सर्जरी से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन मैं आपको वापस यकीन दिलाना चाहता हूं कि सर्जरी से कोई नुकसान नहीं होता है। सर्जरी इज़ ऑलवेज सेफ। आप सर्जरी किसी भी टेक्निक से कराएं, यानी कि चाहे आप एंडोस्कोपिक सर्जरी कराएं जो कि मिनिमल बेस्ट एंड लीस्ट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, यानी कि एक बहुत स्मॉल इंसिजन, हार्डली 8 to 10 mm इंसिजन के साथ में आपकी सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक करा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, लेकिन ओपन के बारे में मेरा विचार है कि शायद ओपन सर्जरी इंडिया से ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो अभी हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में ही हैं जिसमें कि 2 पैटर्न है, माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक। द एंडोस्कोपिक इज़ द बेस्ट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें हम पेशेंट को 10 मिनट बाद ही चला देते हैं। तो सर्जरी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने आपको L5S1 के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम हम कुछ सुझाव देते रहें, आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।